नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 25 सितंबर की 2024 की प्रातःकाल आप सबका अभिनंदन। आज प्यारा उत्तराखंड के विश्व समाधान मंच में आप कुछ ले चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समीपवर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य हरियाणा में, जो तीन तरह से दिल्ली में घेरा हुआ है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी होने का सबसे अगर लाभान्वित हुआ तो हरियाणा हुआ, जो विकास की गंगा जामई। तो हरियाणा में 90 सदस्यों वाली विधानसभा का चुनाव 5 अक्टूबर को होना है और 8 अक्टूबर को इसके परिणाम निकलने हैं। इन चुनावों में जहां सत्ता की प्रबल दावेदार वर्तमान सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की प्रबल दावेदार कांग्रेस, दोनों 89 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी जो मतदाताओं ने गत चुनावों में हाशिए में रखी, चंद प्रतिशत ही जिसे मतदान मिला, परंतु बहुत हुंकार भरते हुए 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं ये चुनावों का गत विधानसभा में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिली, सत्ता में पूर्ण बहुमत से 6 सीटें कम, और जिनका उन्होंने सहयोग लिया जेपीपी के 10 सीटों का, कांग्रेस को 31 सीटों में सिमटना पड़ा। हरियाणा कांग्रेस को 2 और बसपा को 1, शिरोमणि अकाली दल को 1, निर्दलीय 5। तो ये जो चुनाव है, इसमें वर्तमान में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जेजेपी और ये एसपी का जो गठबंधन है वो भी चुनावी ताल ठोके। वहीं अभय चौटाला के नेतृत्व में इनेलो जो गठबंधन है वो बसपा और एचएलपी का साथ लेकर चुनावी ताल ठोक रहा है। मुख्य मुकाबला इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 2 बार से यहाँ पे सत्तारूढ़ है, जिसके कारण लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी आकांक्षाओं पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। 1966 में बने पंजाब से अलग हुए राज्य हरियाणा में भले ही आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री ना बने हो, परंतु यहाँ सत्ता की बागडोर अधिकांश पुरुषों के हाथ में रही। पर लोकसभा चुनाव के परिणामों ने जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 10 की 10 लोकसभा सीट पे जीत चुकी थी, अब 2024 में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की आशाओं में वज्रपात करते हुए, उनके चुनावी समीकरण को धराशायी करते हुए, यहाँ पे भले ही भारतीय जनता पार्टी 46.3% और कांग्रेस को 43.8% मत मिले, परंतु भारतीय जनता पार्टी को भी 5 सीट मिली, कांग्रेस को भी 5। लोगों ने यहाँ पे तमाम जातिवाद की जो समीकरण थे, 36 बिरादरी की समीकरण,
भारतीय जनता पार्टी के और उनको नकारते हुए एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। किसान मुद्दे हो या बेरोजगारी का मुद्दे हो, ये तमाम मुद्दे जितने ऐसे हैं, या खिलाड़ियों के मुद्दे हो या अग्निवीर के मुद्दे हो, हरियाणा में बेरोजगारी चरम है। राजनीतिक दलों के छल प्रपंच से, चुनावी वादों को साकार न करने से आम जनता खिन्न है। वहीं जनता पार्टी, यहाँ पर जो जातीय समीकरण है, जातीय समीकरण में जहाँ हरियाणा में जाट 22.2%, दलित 21%, पंजाबी 8%, ब्राह्मण 7.5%, अहीर 5.14%, वैश्य 5%, जट सिख 4%, गुज्जर 3.35%, राजपूत 3.4%, मुस्लिम 3.8%, बिश्नोई 0.7% और अन्य ओबीसी 15.91। यहाँ ये है कि बिश्नोई भले ही बहुत कम हो, पर भजन लाल की राजनीति ने यहाँ सबको पानी पिलाने का काम किया, राजनीतिक धुरंधरों को। तो ये रफ वो है, ये 22-24% यहाँ जाट माने जाते हैं। और इन चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 2.3 करोड़ मतदाता हैं। इसमें 40 साल से कम उम्र के 95,12,000 यानी 47% है। इन आंकड़ों से कि बहुमत छपता है यहाँ जो उड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आंकड़ों में एक स्पष्टता नहीं है। कई बार ये कहा जा रहा है कि जाट समुदाय 25% से ज़्यादा है, वहीं दलित समुदाय 20 से 22% के बीच है। ओबीसी भले ही आबादी में सबसे ज़्यादा हो, लेकिन ये 30-35%, 30 से 35 वर्ष का, परंतु ये जातियों में विभक्त है। राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें तोड़ के इस तरह तीनों जातियों के वोट मिला दिया जाए। जाट और दलित और ओबीसी 75 से अधिक प्रतिशत होता है। यहाँ पंजाबी और ब्राह्मण 8-8%, मुस्लिम 7%, वैश्य 4%, राजपूत 2% है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ये देखती है कि हरियाणा अब इस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट मेवात क्षेत्र से उठाए कि मुस्लिम उम्मीदवारों को भी इस समय भारतीय जनता पार्टी, जिस पे आरोप लगता था कि आप मुस्लिमों को उम्मीदवार नहीं बनाते, तो मेवात के 9 जिले में 2 मुस्लिम उम्मीदवार, एक फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और दूसरे हैं पुनहना से एजाज खान। फिरोजपुर झिरका से 80% और पुंजा में 88% मुस्लिम हैं। देखना है मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय पर कहाँ मोहर लगाता है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, दोनों राजनीतिक पार्टियां बहुत ही मज़ेदार, यहाँ का समीकरण अभी तक परंपरा का कांग्रेस पे भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि वो दलितों की उपेक्षा करती है।
ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रही है, अन्य समाज की, वो जातिवादी पार्टी है, वो केवल जात पात। परंतु विधानसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव 2024 के हुए, उसने भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जनता ने बड़ी भारी संख्या में कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी जिताया। भारतीय जनता पार्टी के इसे देख के भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और कैंडिडेट, वैसे भी हवा ये चल रही है कि इस समय कांग्रेस की सरकार, लोग नाराज हैं। हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस की तरह, कांग्रेस ने जो जाट समुदाय का बहुत प्रमुखता से दाव चला है, 35 सीटें जाट समुदाय को दी है, 20 सीटें ओबीसी को दी है, 17 दलित और 4 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 6 पंजाबी, 2 वैश्य और 1 राजपूत समाज को दिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 16 जाट, इस समय जाटों को भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें दे दी है, ओबीसी को 24 और ब्राह्मण को 11 और 2 मुस्लिम, 11 पंजाबी, 6 वैश्य और 3 राजपूत उम्मीदवार बनाए। अब ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हरियाणा का जाटलैंड माना जाता है, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी समेत 35 सीटों में बहुत अच्छा प्रभाव है और ये हार जीत का फैसला करते हैं, ये नतीजा बदलता है। इस समय ऐसा लगता है कि तमाम किंतु परंतु को छोड़कर कांग्रेस की सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरा फोकस, जहां खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर भी बहुत दमखम से कह रहे हैं शैलजा का अपमान हो रहा है, दलितों का अपमान हो रहा है, ये हरियाणा की बेटी है। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी भी ये कह रही हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं भाजपा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया, कांग्रेस आरोप लगाती है उन्होंने खिलाड़ियों का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उन्होंने अपनी खिलाड़ी को चुनावी दंगल में उतार दिया। भाजपा कह रही है हम समय आने पे उनका सम्मान करेंगे, जो ओलंपिक खिलाड़ी थी विनेश, अब समय आने पे चुनाव जीतने के बाद करेंगे या कम सदस्य आए तब करेंगे कि कब करेंगे ये नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो राम रहीम जैसे को फिरोल बार बार जो अवकाश बीच में चुनाव की समझ छुट्टी मिलती है जेल से, उससे भी भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के चुनावी वादों के ही जैसे ही वादे कर दिए, इससे लगता है कि भाजपा कहीं न कहीं इस बात को मान रही है कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अब कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सबक सीखना चाहिए मध्य प्रदेश और राजस्थान से। अगर राजस्थान में गहलोत जैसे अनुभवी और तीक्ष्ण राजनीति के पारंगत मुख्यमंत्री नहीं होते, जो भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार नेता के जख्मों में भी मरहम लगा दी, पायलट समर्थकों के जो विद्रोह कराया गया उस पर भी विफल करने का काम गहलोत ने किया। सुकर अगर गहलोत नहीं होते, भले ही वो अंध तुष्टिकरण करके उनके राज्य में कई
दुर्घटनाएं हुई, परंतु सत्ता में बना है, क्योंकि उस मामले में मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार को नहीं बचा पाई, वो कम अनुभवी थी, और यहाँ अनुभव ज़्यादा है। अगर अनुभव के आधार पर मजे हुए कि आदमी को, अगर हरियाणा में इस तरफ से एक तरफ से आम सहमति है कि हुड्डा को ही मुख्यमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार हैं शैलजा जी, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भले ही भारतीय जनता पार्टी उनको हवा दे रही है, या सुरजेवाला जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं, लोकतंत्र में दावेदार करना कोई गलत नहीं है, परंतु पार्टी के आला कमान को देखना चाहिए। हुड्डा के अलावा कोई ऐसा मजबूत नेता नहीं है जो सबको कंट्रोल कर सके। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की सरकारों को इस ढंग से धराशायी करती चुनाव जीतने के बाद, उस पर अंकुश लगा सके, तो ये हमारा मानना है कि हुड्डा से बेहतर कोई नेता। अगर प्रयोगशाला करना है तो प्रयोगशाला का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में खुला आमंत्रण कर लेना है। इसलिए राहुल गांधी की चाहे कितनी भी इच्छा हो, शैलजा को कांग्रेस के गणितों को आगे बढ़ाने के दलित, जो दलित कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं, मुस्लिम और अन्य, परंतु जिस प्रकार से जाट समुदाय ने एक छत्र होकर कांग्रेस के साथ दिया, जिस प्रकार से अब हवा आ रही है कि मुक्केबाज वीरेंद्र चौधरी पश्चाताप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाके, वो भी उनको उतना उचित महत्व नहीं मिला जो कांग्रेस में मिल रहा है। हो सकता है वो चुनाव के आसपास अपना दाव मार, पंच मार। भारतीय जनता पार्टी एक सैनी मुख्यमंत्री हैं और अन्य जाट वर्सेस अन्य समुदाय का जो, क्योंकि जाट वहाँ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सबल हैं, लड़ाकू कौम है, अन्याय के खिलाफ भी लड़ती है, अपने हकों के लिए तो लड़ते हैं। तो इसलिए किसानों से जो है उससे ऐसा लगता है कि, और कांग्रेस के युवा राहुल गांधी को चुनाव के समय को ही दे भारत विरोधी इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका में दिए, जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ जितना बोले, पर हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी, आतंकियों पे मौन रहना, अपराधियों पे मौन रहना और केवल हिंदुओं को निशाना बनाना, ये उचित नहीं है। और इस प्रकार से अंधतुष्टिकरण करना वाले बयान न दे तो हरियाणा में इस समय कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। देखना है, राजनीति के चाणक्य कहने वाले भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले अमित शाह और मोदी की जोड़ी इस सुशासन न दे पाने के से नाखुश जनता को अपनी तरफ मोड़ने में कहाँ तक सफल होते हैं, यह आने वाला 5 तारीख का मतदान पता चलेगा। और सबसे बहादुरी की बात है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया, इसके लिए अमित शाह और मोदी को धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम वहाँ से भारत विरोधी धारा 370 के उन को कुंद करने का काम किया जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ अलगाववादियों को हवा देने का काम करते हैं। ये राष्ट्र हित में चुनाव कोई भी जीते, परंतु सत्ता को बनाए रखना, सत्ता को दिशा देना, और बंगाल जैसे
सरकारों को अपदस्थ करने की भी जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे है और बांग्लादेश जैसे प्रकरणों को भी टैकल करना। इसी के साथ धन्यवाद।